कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विद्रोह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 11 यानी 11 विद्रोह। व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यहाँ ऐसे व्यक्ति की कहानी दी जा रही है जो एक और तो बड़ा साहसी यानी हिम्मत वाला है और दूर की सोच रखने वाला है, लेकिन वो क्रूर और कठिन भी है यानी अत्याचारी भी है। उसके जीवन की रोमांचक गाथा बड़ी दिलचस्प और अभूतपूर्व है। आइए इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं। यह एक रोमांचक सत्य कथा है यानी सच की कहानी है। 2 शताब्दी पूर्व वेस्ट इंडीज के द्वीपों पर अश्वेत दाख अश्वेत दास सीख की खेतों पर काम करते थे। किसके? ईख के खेतों में वो कार्य करते थे। तब खाने पीने की सामग्री बहुत महंगी थी। खेतों के मालिक मजदूरों के लिए कोई सस्ता खाद्यान्न चाहते थे यानी सस्ती चीज वो चाहते थे जो मजदूरों को खिला दी जाए। उन्होंने सुना था कि प्रशांत महासागर के कई द्वीपों पर एक पौधा उगता है जिसका नाम ब्रेड फूड है। क्या है? ब्रेड फूड। द्वीपों के निवासी भोजन के रूप में वही ब्रेड फूड खाते हैं। यह पौधा सारे साल उगता था और उसकी विशेष देखभाल भी नहीं करनी पड़ती थी यानी वह सस्ता पौधा था। इसीलिए जमींदारों ने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी। सन 1787 में एक जलयान यानी जल में चलने वाला जो यान था, वो जलयान ब्रेडफूड के पौधे लाने के लिए भेजा गया ताकि वो पौधे वहां से लाए और यहाँ लगाए जाए। सोचा जा रहा था कि ब्रेडफूड के पौधे लाकर वेस्ट इंडीज में लगा दिए जाएंगे और इस तरह जल्द ही उनसे सस्ती फसल मिलने लग जाएगी। उस जलयान या जहाज का नाम था बाउंडी। बाउंडी उस जहाज का नाम था। इस पर 40 नाविक मौजूद थे। इसके कप्तान का नाम था विलियम ब्लाइन। इससे पहले भी ब्लाइन 2 बार उन द्वीपों की यात्रा में जा चुका था यानी वो इसके लिए नया काम नहीं था। ब्लाइन एक कुशल नाविक यानी अच्छा नाविक था। उसकी पुरानी यात्राओं में उसने उन रास्तों के नक्शे बनाए थे, इसीलिए ब्लाइन को समुद्री मार्गों की अच्छी जानकारी हो गई थी। लेकिन ब्लाइन में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वो बहुत क्रोधी था। उसे हमेशा ही नाविकों पर चीखने चिल्लाने की आदत थी। वो ये आम बात थी, ये देखा जा सकता था। एक दिन ब्लाइन बाउंटी नाम के जहाज में ताहिता द्वीप के लिए चल दिया था। ब्लाइन जानता था कि वहां उसे ब्रेड फूड के काफी पौधे मिल सकते थे। ताहिती प्रशांत महासागर के दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मौजूद है, स्थित है। इंग्लैंड से ताहिती जाने के 2 रास्ते थे। एक दक्षिणी अमेरिका के छोर का चक्कर लगाकर जाता था और दूसरा जो था वह अफ्रीका के अंतरीप में घूमकर। तब तक स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। पहला रास्ता छोटा था लेकिन खतरनाक था क्योंकि वहां भूकंप, भयंकर तूफान आते रहते थे। और जो दूसरा रास्ता था वो सरल था, आसान था, लेकिन वो लंबा रास्ता था। ब्लाइन ने कहा कि वह छोटे रास्ते से ही जाएगा। उसे ताहिती से ब्रैडफूड के पौधे लेकर जमैका पहुंचाने थे और फिर इंग्लैंड वापस आना था। यात्रा शुरू हुई पर आगे चलकर वही हुआ जिसका डर था। बाउंटी भयानक तूफान में फंस गया यानी जहाज जो था वो तूफान में फंस गया। ऊंची नीची लहरों से जहाज बुरी तरह हिलने लग गया। लहरों के कारण भोजन सामग्री सारी गीली हो गई। जो खाद्य पदार्थ वो लाए थे वो गीली हो गई।
नाविक परेशान हो गए। एक तरफ प्रकृति परेशान कर रही थी और दूसरी तरफ ब्लाइन का स्वभाव, जो नाविकों पर चिल्लाते रहने का था, वो उन्हें दुख दे रहा था। जो नाविक ब्लाइन का आदेश मानने में थोड़ी सी आलस दिखाता था, उसे वह कड़ा दंड देता था, यानी सजा देता था। धीरे धीरे नाविकों का गुस्सा भड़कने लग गया, पर कोई भी कप्तान के विरुद्ध मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखा सक रहा था। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, मौसम ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। साथ ही तूफान की मुसीबत तो लगातार ही बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ब्लाइन ने लौटने का फैसला किया, यानी जो जहाज का कैप्टन था वो लौटने के लिए मजबूर हो गया। अब बाउंटी अफ्रीका वाले लंबे लेकिन आसान रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गया था। असफल सफर अब फिर से दूसरी बार शुरू होता है। तूफान पीछे छूट गया। जहाज मरम्मत के लिए केपटाउन में रुक गया। सबसे पहला स्टॉपेज उन्होंने केपटाउन में लिया। वहां पानी, ताजा भोजन और फल मिला उन्हें मिल गए। नाविकों की परेशानी तो दूर हो गई थी, लेकिन ब्लाइन का गुस्सा अब भी उन पर जुल्म ढा रहा था, यानी ब्लाइन अभी भी क्रोधित था। मन ही मन नाविकों का क्रोध भी उसके लिए बढ़ता जा रहा था। आगे की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में कई द्वीप पर कोई आदिवासी नहीं मिला। नाविक डरकर द्वीप पर नहीं उतरे। वे सोच रहे थे कि न जाने यहाँ के निवासी उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक करेंगे। जहाज चलता जा रहा था, वो कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप चलते गए। आखिर अक्टूबर 1788 ईस्वी में बाउंटी ताहिता द्वीप पहुंच गया। इस यात्रा में 10 महीने उसे लगे थे और जहाज ने 27,000 मील की यात्रा तय की थी, एक लंबा सफर। बाउंटी वहां 6 महीने तक रुकने वाला था। इससे 11 वर्ष पहले ब्लाइन यहाँ कप्तान कुक के साथ आया था और द्वीप के निवासी ब्लाइन को वहां पर जानते थे, खूब जानते थे। ताहिता में अक्सर बारिश होती थी। मौसम न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म था, यानी सामान्य मौसम था। द्वीप पर बने मकानों में दीवारें नहीं थी, बस थी नीची छतें। लोग बारिश में ही छतों के नीचे जाते थे। इंग्लैंड से आए नाविकों को यह सब अजीब लगा। ब्लाइन के आदेश पर ब्रेडफ्रूट के पौधे इकट्ठे किए जाने लग गए। इसके लिए बाइल अपने साथ मिट्टी के हजारों गमले लेकर आया था, ताकि उनमें पौधों को लगा दिया जाए। पौधों को गमले में लगाकर समुद्र के किनारे रखा गया, ताकि लौटते समय उन्हें आसानी से जहाज में रख दिया जाएगा। ताहिती के लोग हैरान थे कि ब्लाइन ब्रेडफ्रूट के इतने पौधे क्यों जमा कर रहा है। उनके मुखिया ने पूछा तो ब्लाइन ने झूठ बोल दिया। कहा कि इंग्लैंड के राजा को ब्रेडफ्रूट बहुत पसंद है, इसलिए हम इन पौधों को इंग्लैंड ले जाएंगे। इसके बाद उसने इंग्लैंड से लाए हुए अनेक उपहार कबीले वालों को तोहफे में दिए और कहा, ये उपहार, ये भेंट जो है वो राजा ने आप लोगों के लिए भेजी है। ताहिती के लोग बहुत खुश हो गए। मुखिया ने कहा, ये ब्रेडफ्रूट के पौधे आप हमारी ओर से इंग्लैंड के राजा के लिए ले जाइए। वे न जान सके कि ब्लाइन इन पौधों को इंग्लैंड नहीं बल्कि जमैका ले जा रहा था। नाविकों को ताहिती द्वीप पसंद आया। कई लोग ने वहीं रुक जाने की सोच ली, लेकिन यह आसान नहीं था। अगर वे बात कर कहीं चुपते तो आसानी से वे पहचान लिए जाते, यानी ये भी एक परेशानी थी। आखिर 3 नाविकों ने ताहिती के अपने कुछ परिचितों की मदद से भागने का निश्चित कर लिया। वे रात के अंधेरे में ही भाग गए। ब्लाइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह द्वीप के मुखिया के पास गया। मुखिया के आदमियों ने भगोड़े नाविकों की खोज में निकले और उन्हें खोज निकाला। वे एक निर्जन द्वीप में जाकर छिप गए थे।
ब्लाइन ने तीनों नाविकों को बहुत कठोर सजा दी। वह सभी नाविकों के साथ पहले से और ज्यादा सख्त हो गया, कठोर हो गया। इससे नाविक मन ही मन और भी ज्यादा नाराज हो गए। कई लोग क्रूर कप्तान से बदला लेने की योजना भी बनाने लग गए। 6 महीने बाद 4 अप्रैल 1789 को बाउंटी ताहिता से चल दिया, यानी बाउंटी जहाज अब वहां से रवाना हो गया। जहाज पर ब्रेडफूट के 1000 से ज्यादा पौधे रख दिए गए थे। कप्तान ब्लाई बहुत खुश था कि उसने एक बड़ा काम पूरा कर दिया, लेकिन शायद उससे यह नहीं पता था कि नाविक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी नाविकों की उसके बारे में क्या सोच है। विद्रोही विद्रोह की योजना बनने लग गई। एक नाविक था पेयर क्रिश्चियन। उसने चुपचाप कई नाविकों से बात कर ली, लेकिन विद्रोह के लिए हथियार चाहिए थे। हथियार एक तालबंद संदूक में रखे जाते थे। ब्लाई का विश्वास आदमी सदा पहरे पर रहता था, यानी उसकी निगरानी करता था। रात को कुछ नाविक उस पहरेदार के पास गए और उन्होंने कहा, पानी में एक शार्क दिखाई दी है, उसे मारने के लिए बंदूक चाहिए, संदूक की चाबी दे दो। पहरेदार नींद की खुमारी में था, यानी वह सो रहा था। उसने चाबी दे दी और विद्रोहियों ने नाविकों ने बंदूक और कारतूस उसमें से निकाल लिए। बाकी नाविक सो रहे थे। कुछ विद्रोही बंदूक लेकर जगह जगह खड़े हो गए। उसके बाद क्रिश्चियन के साथ 3 विद्रोही ब्लाई के केबिन में गए। ब्लाई को जगाकर उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, पर कोई भी नहीं आया। विद्रोही जहाज पर तैनात थे। विद्रोही नाविकों ने एक नौका समुद्र में उतार दी। एक नाव छोटी सी समुद्र में उतारी। दूसरे नाविकों से उस नौका में सवार होने के लिए कहा गया। नौका में कुछ भोजन और पानी भी रख लिया। ब्लाइन के साथ उस नौका में 18 नाविक और भी सवार थे। ब्लाई ने फ्लेयर क्रिश्चियन को विद्रोह न करने के लिए बहुत समझाया, पर अब तो फैसला लिया जा चुका था कि उसके खिलाफ अब विद्रोह करना है। बाउंटी को विद्रोही नाविकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ब्लाइन और उसके साथी नाविक एक छोटी नाव में चल दिए। नाविकों के अलावा उसमें और सामान भी मौजूद था। नाव पानी में बहुत झुकी हुई थी। सब सच कर बैठे थे, ऐसे में अगर तूफान आ जाता तो निश्चित रूप से ही वह नाव डूब जाती। जहां उन लोगों को बाउंटी से उतारा गया, वहां से सबसे पास का बंदरगाह 3000 मील की दूरी पर था। उस छोटी नौका में उतनी लंबी यात्रा करना नामुमकिन था। सबको लग रहा था कि अब उनके प्राण नहीं बचेंगे, पर ब्लाई निराश नहीं था। उसे उन समुद्री मार्गों की, यानी समुद्री रास्तों की अच्छी से जानकारी थी। वहां से 30 मील दूर एक द्वीप था, छोटा। टोफा उसके मुखिया को ब्लाई अच्छी तरह से जानता था। उसने सोचा कि वहां रुककर भोजन पानी कर लिया जाएगा और तभी फिर आगे की यात्रा संभव होगी। ब्लाई ने बाउंटी को दूर जाते देखा। वह सोच रहा था शायद जहाज तिहारी वापस जाएगा, पर नहीं, बाउंटी तो दूसरी दिशा में जा रहा था। पता नहीं विद्रोहियों ने क्या योजना बनाई थी। इतना कुछ हो जाने बाद ब्लाई को अपना कोई दोष नजर नहीं आया। वह विद्रोहियों के लिए उन नाविकों को ही दोष दे रहा था जिन्होंने जहाज पर कब्जा कर लिया था। वे चलते गए। रास्ते में 1 दर्जन द्वीप से उन्होंने कुछ केले और पानी लिया। तूफानी लहरें उठ रही थी, इसीलिए द्वीप पर ही रुकना उन्हें पड़ा। अगले दिन कुछ नाविक फलों की खोज में निकले तो आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। क्योंकि ब्लाई ने उन्हें बताया कि उसका जहाज डूब गया था, तो आदिवासियों ने समझ लिया कि अब उन लोगों को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। ब्लाई और उसके साथी बहुत मुश्किल से बचकर भाग सके। आदिवासी इन पर पत्थर बरसाने लग गए।
अपनी नौका यानी नाव में बैठकर इन लोगों का पीछा करने लग गए। तभी ब्लाई ने एक उपाय सोचा। नाव में कुछ कपड़े रखे थे। उसने नाविकों से कहा कि कपड़े समुद्र में डाल दो। इसका पीछा करते करते उन नाविकों को उठाने के लिए रुक गए। उतने में ब्लाई को अपनी नाव आगे ले जाने का मौका मिल गया और कुछ नाविकों ने आदिवासियों द्वारा फेंके गए पत्थरों से चोट भी खा ली थी। कप्तान, अब हमें किसी भी द्वीप पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि न जाने हम पर कब हमला हो जाए। हमें आगे चलना चाहिए, ब्लाई के कुछ साथी बोले। और ब्लाई ने कहा, यहाँ से तिमोर द्वीप 3000 मील पर है। वहां हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, पर यह रास्ता लंबा और कठिन है। हमारे पास भोजन और पानी कम मात्रा में है। यात्रा के 7-8 सप्ताह यात्रा में लग जाएंगे। इस दौरान हमें कम से कम थोड़े पानी में काम चलाना होगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? नाव में मौन छा गया, यानी शांति छा गई। सब जानते थे कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो ब्लाई के कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। नाव में जगह बहुत कम थी, इसीलिए ब्लाई ने निश्चय किया कि अब सब बारी बारी से सोएंगे। रात में मौसम ठंडा हो जाता था। ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं था, न ही गीले कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े थे। स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन कोई और उपाय भी उनके पास में नहीं था। यात्रा के दौरान मौसम रह रहकर खराब हो रहा था। लहरें ऊंची उठती तो नाव में पानी भर जाता। डूबने से बचने के लिए हर किसी को पानी को बाहर निकालना पड़ता था। भोजन और आराम की कमी और लगातार समुद्र से जूझने के कारण सब बहुत परेशान हो गए थे। तूफानी हवाएं चल रही थी, बारिश नहीं आई, पीने का पानी खत्म हो चुका था। ब्लाई पानी के राशन लागू कर दिया। लोग प्यास से तड़पने लग गए। कुछ तो समुद्र का पानी पी लेना चाहते थे, पर ब्लाई ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इससे लोग बीमार हो सकते थे। रास्ते में उन्हें कई द्वीप नजर आए, पर ये लोग हमले के डर से कहीं नहीं रुके। सब सोच रहे थे कि बिना भोजन कुछ दिन जीवित रहा जा सकता है, पर पानी के अभाव में तो मृत्यु हमारी पक्का हो जाएगी। आखिर आकाश में दिखाई दिए और बारिश शुरू हो गई। नाविकों के पास जो भी बर्तन हाथ में लगा, उसी में पानी उन्होंने भर लिया। उनके लिए तो वर्षा की जल की एक बूंद भी बहुत ज्यादा कीमती थी। बारिश में कपड़े भीग गए, ठंड लगने लगी। उसी दिन कोई भी न सो पाया था। तेज हवा से उन्हें और भी ज्यादा ठंड लग रही थी, वो उन्हें और भी परेशान कर रही थी। पर सबके मन में पीने का पानी मिल जाने की खुशी थी। अगले दिन धूप निकली। कप्तान ब्लाई ने सबसे नाव की सफाई की और गीले कपड़े सुखाने के लिए कहा। लेकिन अभी कपड़े सूख भी नहीं पाए थे कि तेज बरसात सबको फिर से भिगो गई। ब्लाई रात के समय तारों को देखकर नाव को संचालित कर रहा था, पर जब बादल आ जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। खाना खत्म हो गया। लोग खाना मांगने पर ब्लाई कड़ाई से मना कर देता था। असल में वह स्थिति समझता था और सबके प्राण बचाने की जिम्मेदारी उसी अकेले पर थी। वही उन्हें सही रास्ते पर सुरक्षित यात्रा करवा सकता था। एक दिन आकाश में पक्षी दिखाई दिए। इन लोगों को लगा कि शायद किसी द्वीप के निकट आ पहुंचे हैं, लेकिन कई दिन तक दूर दूर तक जमीन नहीं दिखी। सफर चलता रहा। बारिश में भीगते, सूरज निकलता तो कपड़े सुखाते, लेकिन बारिश उन्हें फिर भी भिगोती जा रही थी। तब तो जैसे यह रोज का काम हो गया था। रात में उन्हें दूर धुंधली तट की रेखा दिखाई देने लगी, पर अंधेरे में खतरा था। उधर जाने पर नाव पानी में छिपी चट्टानों से टकराकर डूब भी सकती थी। ब्लाई ने दिल निकलने का इंतजार करने का फैसला किया, पर रात में लहरें नाव को दूर ले गई। अब वे चट्टान के बीच घिर गए थे। सब इतने कमजोर हो चुके थे क्योंकि उन्हें खाना पानी नहीं मिला कि नाव को चला ही नहीं पा रहे थे।
आखिर ब्लाई को चट्टान के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई दिया, पतला सा रास्ता दिखाई दिया। वह नौका को उसी तरफ ले गया। वे एक द्वीप तक जा पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ फल खोज लिए। फल उन्हें खाने के लिए मिले, थोड़ा पानी मिल गया, पर अभी यात्रा और लंबी थी। तिमोर अभी 1200 मील दूर था। आखिरकार एक सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद वे हालत देखकर चकित रह गए। ब्लाइंग के निर्देश में उस छोटी सी नाव ने 7 सप्ताह की कठिन यात्रा में 3600 मील का सफर तय कर लिया था। जब वे चले तो उसके पास केवल 1 सप्ताह का भोजन था। इस बीच एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर बाकी लोग जीवित थे तो कप्तान ब्लाई के कारण, क्योंकि वही नौका को सकुशल वहां तक ले आया। वैसे खुद ब्लाई को वहां यहां तक पहुंचने की आशा नहीं थी। कुपांग के निवासियों ने इन नाविकों का स्वागत किया और एक डॉक्टर ने उन्हें इलाज भी दिया। उन्हें कपड़े बदलने, ताजा भोजन और नींद में डुबा दिया गया। पता नहीं कब के ये लोग आराम के लिए तरस रहे थे। कुपांग के गवर्नर की सहायता से ब्लाई ने एक जहाज खरीद लिया और फिर साथियों को लेकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। रास्ते में 2 लोग और मृत्यु का शिकार हो गए, यानी 2 लोग और मर गए। ये लोग मार्च 1790 ईस्वी में इंग्लैंड को पहुंचे। 19 लोगों ने वह कठिन यात्रा शुरू की थी, उसमें से केवल 12 लोग ही जीवित वहां पर पहुंचे। ब्लाई के इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही दूसरे जहाजों में ने बाउंटी पर हुए विद्रोह का समाचार पहुंचा दिया था। विलियम ब्लाई अपने अपूर्व साहस के लिए प्रसिद्ध हो गया था। अब इंग्लैंड की सरकार ने विद्रोहियों की खोज और गिरफ्तारी के लिए एक जहाज रवाना कर दिया। जहाज का नाम था पंडोरा। उसका कप्तान था एडवर्ड्स। उसके ताहिती पहुंचकर वहां रह रहे 7 विद्रोहियों को पकड़ लिया और फिर बाकी की खोज में वो चल दिया। प्रशांत के अनेक द्वीप हैं। प्रशांत में कोई नहीं जानता कि बाउंटी जहाज का क्या हुआ। बचे विद्रोही नाविक कहां गए। गिरफ्तार विद्रोही नाविकों को इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और उन्हें बहुत कड़ी सजा हुई। काफी बाद में पता चला कि विद्रोहियों ने बाउंटी को तोड़कर जला दिया था ताकि कोई कुछ जान ही न पाए। उनमें से कई लोग इधर उधर के द्वीपों में जाकर बस गए और कहते हैं कि बहुत वर्षों के बाद एक अमेरिकी जलयान के नाविक में एक द्वीप पर आदिवासियों के बीच कुछ गोरे लोगों को देखा गया था। शायद वही बाउंटी के बीच बचे विद्रोहियों के वंशज थे, पर फिर भी ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाउंटी का विद्रोह और बाद में एक छोटी नौका यानी छोटी सी नाव में 3600 मील की कठिन यात्रा के लिए विलियम ब्लाई को नाम याद रखा जाएगा। पर कुछ लोग मानते हैं कि अगर ब्लाई अपने नाविकों के साथ में इतना बुरा व्यवहार न करता तो शायद विद्रोह भी नहीं होता। स्पार्ट के रचयिता हैं जॉन बैरी। तो इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें कठोर होना चाहिए लेकिन अति नहीं करनी चाहिए। ज्यादा अति हर चीज के लिए खराब है, चाहे वो वस्तु हो या फिर स्वभाव। तो इसी सीख के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।